everyone. So I am continuing with the point that is related to oligopoly and its characteristics, which is there in unit number 6 of market, and this topic is there in economics. So oligopoly is the market in which the firm decides its policy according to the behavior of competitors. तो ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट सिस्टम है जहाँ पे जो भी फर्म होता है वो उसके राइवल या उसके कॉम्पिटिटर के बिहेवियर के बेस पे अपना कुछ डिसीजन या अपने बिजनेस से रिलेटेड पॉलिसी डिसाइड करता है. ओलिगोपोली इंक्लूड मार्केट हैविंग फ्यू प्रोड्यूसर विच सेल्स आइडेंटिकल और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स. तो ओलिगोपोली मार्केट सिस्टम में कुछ फ्यू प्रोड्यूसर या सेलर्स होते हैं जो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचते हैं. वो सिमिलर तरह के या फिर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स ज़्यादातर बेचते हैं मार्केट में. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट, दैट इज फ्यू सेलर एंड न्यूमरस बायर. द नंबर ऑफ सेलर्स एंड प्रोड्यूसर इज लेस इन द मार्केट. द नंबर ऑफ फर्म इज लिमिटेड. तो यहाँ ओलिगोपोली मार्केट सिस्टम में जो सेलर्स या प्रोड्यूसर जो होते हैं मार्केट में वो काफ़ी कम रहते हैं. The number of firm ranges from more than 2 but less than 10 or 20. तो जो नंबर ऑफ फर्म्स जो ओलिगोपोली मार्केट में सिस्टम में रहते हैं वो 2 से ज़्यादा होते हैं, लेकिन जनरली 10 to 20 से थोड़े कम रहते हैं. Due to this, few number of seller have a monopoly control over the market. क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर जो प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं, जो प्रोडक्ट को देते हैं, डिलीवर करते हैं, उनकी संख्या कम होने की वजह से उनका एक तरह से मोनोपोली कंट्रोल रहता है मार्केट के ऊपर. नेक्स्ट थिंग इज अबाउट सिमिलर और सब्स्टिट्यूटेबल प्रोडक्ट. देयर इज अ सेल ऑफ आइडेंटिकल और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट इन ओलिगोपोली. ओलिगोपोली मार्केट सिस्टम में सब्स्टिट्यूट या सिमिलर प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बेचे जाते हैं. वो सिमिलर प्रोडक्ट्स किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल सिमिलर प्रोडक्ट दैट माइट बी रिलेटेड टू साल्ट, क्रूड ऑयल, टी, कॉफ़ी एक्सेट्रा. तो इन प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, इन चीज़ों से रिलेटेड सिमिलर प्रोडक्ट्स या सब्स्टिट्यूटेबल प्रोडक्ट्स आपको ओलिगोपोली मार्केट सिस्टम में देखने को मिल सकते हैं. एंट्री और एग्जिट ऑफ फर्म्स इन दी मार्केट ऑफ ओलिगोपोली. The entry and exit of firm is free or regulated according to the type of oligopoly followed. तो फर्म का एंट्री और एग्जिट जो होता है वो किस तरह की ओलिगोपोली मार्केट सिस्टम है उसके ऊपर डिपेंड करती है. If there is free oligopoly in the market, then there is free entry and exit of the firm. While the oligopoly is restricted, then the entry and exit of the firm is regulated. तो फ्री ओलिगोपोली मार्केट सिस्टम हो तो एंट्री, फर्म का मार्केट में एंटर करना या फर्म का मार्केट से एग्जिस्ट करना दोनों फ्रीली हो सकता है. जबकि अगर ओलिगोपोली रेस्ट्रिक्टेड हो तो फर्म का एंट्री और एग्जिट दोनों रेगुलेटेड हो जाता है, यानी कि दोनों चलाए जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू सेलिंग कॉस्ट. द एक्सपेंस डन फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट आर कॉल्ड सेलिंग कॉस्ट. जो भी खर्चा किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए या फिर उसे बेचने लायक बनाने के लिए होता है उसको आप सेलिंग कॉस्ट कह सकते हो. सो इट इंक्लूड्स द एक्सपेंसेस विच इज बीइंग कैरिड आउट इन ऑर्डर टू सेल द प्रोडक्ट और द एक्सपेंस दैट आर बीइंग डन फॉर सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट आर कॉल्ड सेलिंग कॉस्ट. The selling cost include packing, making the product attractive, sales tax, transportation, showroom expense, advertisement cost, etc. तो सेलिंग कॉस्ट में कुछ एक्सपेंसेस इंक्लूड करते हैं जैसे कि पैकिंग, किसी तरह से प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो एक्सपेंस होते हैं वो भी सेलिंग कॉस्ट में आते हैं. सेल्स टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन, शोरूम एक्सपेंस या एडवर्टाइजमेंट से जुड़े हुए जो भी कॉस्ट होते हैं वो भी सेलिंग एक्सपेंस में आते हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट को बेचने में मदद करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू इंटरडिपेंडेंस. द सेलर एंड प्रोड्यूसर आर फ्यू इन नंबर इन दिस मार्केट. तो ओलिगोपोली मार्केट सिस्टम में सेलर और प्रोड्यूसर की संख्या काफ़ी कम रहती है. द सेलर एंड प्रोड्यूसर स्पेशल फोकस ऑन द क्वालिटी एंड टाइप ऑफ द प्रोडक्ट्स टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर्स. ओलिगोपोली मार्केट सिस्टम में मेन फोकस ये होता है कि प्रोडक्ट की
क्या क्वालिटी रहेगी, कौन सा प्रोडक्ट बेचा जाना चाहिए, किस तरह का प्रोडक्ट बेचा जाना चाहिए जिससे कि कस्टमर अट्रैक्ट हो। और यहाँ पे क्योंकि फ्यू प्रोड्यूसर और सेलर होते हैं, इस वजह से एक प्रोड्यूसर, one of the producer can easily obtain the information about the other seller or producer. So because of that only there is an interdependency. The firm can easily know about the strategy or behavior of his competitor in this kind of market, or he can easily obtain the information that is related to his competitor or rival. So on the basis of that particular movement or strategy that is being implemented by his competitor, they decide about the quality of their product and the type of the product which they have to launch as per the move or strategy of their competitor. So the firm decide the price and quality of its product based on the behavior of competitors and is dependent on them. तो क्योंकि इस तरह के मार्केट सिस्टम में जो भी स्ट्रेटेजी या जो भी बिजनेस पॉलिसी है वो कॉम्पिटिटर या राइवल क्या करेगा उसके बेस पे डिसाइड होता है। इस वजह से इस फर्म में इस तरह के मार्केट सिस्टम में एक इंटरडिपेंडेंसी होता है जो इसका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। गुड मॉर्निंग, जय स्वामीनारायण टू यू ऑल। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द प्राइस स्टिकीनेस इन द ओलिगोपोली मार्केट सिस्टम। So here in this price stickiness concept, two scenarios are being presented. The first scenario states that if one firm decreases the price of the product, then according to law of demand, due to comparatively cheaper price of the product, there is more demand of the product in the market of that particular firm as compared to other firm. तो यहाँ पे ओलिगोपोली मार्केट सिस्टम में एक सिनारियो दिया गया है, प्राइस स्टिकीनेस से रिलेटेड है, और यहाँ पे ये स्टेट करने की कोशिश की गई है, ये चीज़ मेंशन की गई है कि अगर एक फर्म जो है वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस घटा देता है तो उस पर्टिकुलर फर्म की प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो दूसरे फर्म के कंपैरिजन में ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उस वक्त there is a decrease in the demand of the product sold by other firm. So if the firm do not wish this situation, then they also should have to decrease the price of the product in order to remain in the competition. तो अगर एक फर्म अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज करता है जिससे कि उसके प्रोडक्ट की प्राइस दूसरे कॉम्पिटिटिव फर्म के कंपैरिजन में ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस वक्त दूसरे जो कॉम्पिटिटिव फर्म है वो अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटेबल बनाने के लिए अपनी प्रोडक्ट की प्राइस भी घटाएंगे। एट द एंड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट रीचेस एट अ नॉमिनल लेवल एंड इट बिकम इम्पॉसिबल टू रिड्यूस द प्राइस फर्दर। उस वक्त प्राइस जो है वो कंपटीशन में रहने के लिए इतनी घट जाएगी कि एक नॉमिनल लेवल तक पहुंच जाएगी, जिसके बाद उस प्राइस को फिर से घटाना इम्पॉसिबल हो जाएगा, जिसकी वजह से प्राइस स्टिकीनेस अराइज होता है। यानी कि इस तरह के मार्केट सिस्टम में जो ओलिगोपोली मार्केट सिस्टम है उसमें एक बार प्राइस डिसाइड कर दी जाए, एक बार प्राइस डिटरमाइन हो जाए तो उसके बाद उसमें चेंज नहीं लाया जाता। On the other hand, if the price increases the price of the product, if the firm increases the price of the product, then the demand of that product decreases and the competitive firms are profited. तो अगर इस सिनेरियो के ऑपोजिट फर्म कोशिश करता है और फर्म ये चीज़ इम्प्लीमेंट करता है कि अपने प्रोडक्ट की प्राइस वो ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो उस वक्त उनके प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो मार्केट में कम हो जाएगी और उनके कंपटीशन में जो फर्म है वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस जितनी थी उतनी ही रखेंगे ताकि उन्हें प्रॉफिट मिल सके। So in that, thus a nominal price is resistance to change, the demand curve become nicked. तो ये जो डिमांड कर्व, जो निक्ड डिमांड कर्व है वो जनरली तब अराइज होता है जब प्राइस स्टिकीनेस ओलिगोपोली मार्केट सिस्टम में एग्जिस्ट करता हो।
और ये निक्ड डिमांड कर्व एक दूसरे सिनेरियो से भी अराइज होता है, जो बिहेवियर जो कॉम्पिटिटिव फर्म है उनके बिहेवियर के थ्रू भी निक्ड डिमांड कर्व अराइज होता है. So that is the concept that is related to nicked demand curve, which is arising due to the price stickiness in the oligopoly market system, or you can say due to the behavior of the competitive firm also the nicked demand curve is arising. That is a bend demand curve. Thank you.